Hello students, welcome all of you in your channel Biology Pushkar and I am Pankaj Kumar Sinha. In this video lecture we will discuss about transfer RNA. So let's start the topic. ओके तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रांसफर आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफर आरएनए के बारे में जैसे ही डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले इसको डिस्कवर्ड कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, ठीक है, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट, ट्रांसफर आरएनए डिस्कवर्ड बाय ट्रांसफर RNA discovered by Hogland, Zemeckis, Nike, Zemeckis. Okay. Next, स्टीफेंसन, ठीक है। तो यहाँ पर तीन साइंटिस्ट का नाम आता है, हॉगलैंड, जेमेक्निक एंड स्टीफेंसन, ठीक है। तो ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर ट्रांसफर आरएनए का डिस्कवरी किया था। ओके, ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन करते हैं फिर कि सेल के अंदर, जैसा पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जो राइबोसोमल आरएनए है वो राइबोसोमल आरएनए 80% प्रेजेंट होता है टोटल आरएनए का, ठीक है। बट यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये कितना परसेंट होता है, ठीक है। तो इट इज 10 to 50%, 10 to 15% of टोटल आरएनए, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में अगर ट्रांसफर आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इट इज और सिंपली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर आरएनए इन न्यूक्लियस बाय डीएनए। क्लियर? सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। किसके हेल्प से? डीएनए के हेल्प से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में यहाँ पर बात करेंगे कि जो ट्रांसफर आरएनए है, ठीक है, वो सॉल्युबल आरएनए होता है, ठीक है। सॉल्युबल आरएनए, और इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, आरएनए
सॉल्युबल आरएनए। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसफर आरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। क्यों एडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा अमीनो एसिड आकर अटैच होता है। ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये अटैच होता है। ठीक है, और क्यों एडेप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडेप्टर मॉलिक्यूल। एडेप्टर मॉलिक्यूल। ओके, इस बात को माइंड में रखना है, एडेप्टर मॉलिक्यूल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे फिर स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए देखने के लिए पूरा एक डायग्राम बनाना होगा और उस डायग्राम के अंदर देखना होगा कि भाई ये जो ट्रांसफर आरएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए के अंदर जब डिस्कस करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपका ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इस ट्रांसफर आरएनए के स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या डिस्कस करना है कि ये लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये लूप लाइक जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है वो लूप क्यों बना। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये लूप का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 3rd प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है, 5 प्राइम पे जैसे ही बात करते हैं, ठीक है, 5 प्राइम। ठीक है, तो
5 प्राइम पे आपका क्या क्या रहेगा, जस्ट ए मिनट, ACC, ओके, एंड हियर G, और ये हो गया आपका 5 प्राइम, ठीक है। ये वाला स्टैंड 5 प्राइम और ये वाला स्टैंड 3 प्राइम, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लूप के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लूप में सबसे पहले T psi C लूप इसको बोला जा रहा है, इस लूप को, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंटी कोडोन, ठीक है। अब इस वजह से इसको एंटी कोडोन लूप भी बोला जाता है और रिकॉग्निशन लूप भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एंटी कोडोन लूप और रिकॉग्निशन लूप, रिकॉग्निशन लूप, ओके। अब इसके बाद ये वाला जो लूप है इसको बोला जाएगा DHU लूप, DHU लूप, ओके। तो इसके बाद यहाँ पर T psi C लूप के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर 7 बेसेस प्रेजेंट होगा, 7 बेसेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी क्या होगा, 7 बेसेस प्रेजेंट होगा, 7 बेसेस प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आपका 8 to 12 बेसेस, ठीक है, 8 to 12 बेस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इस आर्म को बोला जाता है वेरिएबल आर्म, ठीक है, वेरिएबल आर्म, ठीक है। ये वेरिएबल आर्म इसलिए बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चर हमेशा वेरी करता रहता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं 3 प्राइम पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको बोला जाता है एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर DHU लूप हो गया, एंटी कोडॉन लूप हो गया, ठीक है। एंटी कोडॉन लूप क्यों बोला जाता है, तो एंटी कोडॉन यहाँ पे क्या होता है, मैसेंजर RNA आकर बाइंड करता है, ठीक है। ये मैसेंजर RNA क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक है। तो जब मैसेंजर RNA बाइंड करता है तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर आकर अटैच करेगा। मीन्स सपोज यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं कि ये आपका क्या है, मान लेते हैं A है, ठीक है, एडेनिन, यूरासिल और साइटोसिन है, ठीक है। तो इसका अपोजिट यहाँ पर क्या होगा, मैसेंजर RNA से आकर बाइंड करेगा। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एंटी कोडॉन लूप बोला जाता है। क्लियर, ये बात हो गया। अब इसके बाद इसमें जब लूप की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कि लूप का फॉर्मेशन क्यों होता है। तो सबसे पहले जब स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर RNA के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आता है, वो है हॉले, ठीक है। तो हॉले साहब ने क्लोवर लीफ मॉडल प्रपोज किया था, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर है क्लोवर लीफ मॉडल का, ठीक है, ट्रांसफर RNA का क्लोवर लीफ मॉडल है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर लेंगे, ठीक है, हॉले, ठीक है, प्रपोज्ड क्लोवर लीफ मॉडल, प्रपोज्ड क्लोवर लीफ मॉडल, ओके। तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि भाई ट्रांसफर RNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्लोवर लीफ टाइप होता है, ठीक है। तो हॉले साहब ने क्या प्रपोज किया, क्लोवर लीफ मॉडल प्रपोज किया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर RNA का जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है, ठीक है। कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ से दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से एक एंड से स्टार्ट करेंगे और दूसरे एंड पे जाएंगे तो वो एक्चुअल में क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ट्रांसफर RNA
इज सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे फिर, ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है, ठीक है, 3 प्राइम पोजीशन है। 3 प्राइम पोजीशन पर हम लोगों ने क्या बोला कि ये क्या है, एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है। तो एक्सेप्टर आर्म क्यों नाम रखा गया इसका कि ये आपका एक्सेप्टर आर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, 3 प्राइम पोजीशन पर, 3 प्राइम पोजीशन पर क्या होता है, अमीनो एसिड आकर अटैच करता है, ठीक है। अमीनो एसिड अटैच्ड, अमीनो एसिड्स आर अटैच्ड टू द 3 प्राइम पोजीशन, टू द 3 प्राइम पोजीशन, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर आर्म बोला जाता है, ठीक है। thus it is called एक्सेप्टर आर्म, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया कि एक्सेप्टर आर्म इसको क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कशन करना है फिर, यहाँ पर क्या होता है, ACC, ठीक है। तो ACC और यहाँ पर 3 प्राइम पोजीशन पर क्या रहता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है, ठीक है, जो अमीनो एसिड को अटैच करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि COOH ग्रुप प्रेजेंट ऑन 3 प्राइम पोजीशन, ठीक है, 3 प्राइम पोजीशन, ठीक है। एंड इट इज हेल्प इन अमीनो एसिड अटैचमेंट, अमीनो एसिड अटैचमेंट, ठीक है। ये क्या करवाएगा, अमीनो एसिड अटैचमेंट में हेल्प करवाएगा। कौन, 3 प्राइम पोजीशन पर क्या है, COOH ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या करवाएगा, अमीनो एसिड के अटैचमेंट में हेल्प करेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फिर कि ये जो लूप का जो फॉर्मेशन हो रहा है, अब यहाँ से नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लूप जो फॉर्म किया है, आइदर ये लूप फॉर्म किया है, ये लूप फॉर्म किया है, या ये लूप फॉर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने नहीं दिखाया है, मीन्स यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि लूप का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो लूप का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। लूप फॉर्मेशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। लूप फॉर्मेशन क्यों होगा, लूप फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया, ठीक है। लूप फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है कि भाई ये जो T-साइसी लूप है, ठीक है, ये T-साइसी लूप क्या करता है, ठीक है। तो T-साइसी लूप पर क्या होता है, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आकर अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अटैच होगा, लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये आपका क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा, लार्जर सब यूनिट आकर अटैच होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लार्जर सब यूनिट यहाँ से आकर अटैच होगा, ठीक है। तो इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है।
कि अगर टी साई सी लूप के बारे में बात कर रहे हैं, टी साई सी लूप, ठीक है, तो इस लूप में जब हम लोग बात करते हैं टी साई सी लूप, ठीक है, तो टी साई सी लूप में क्या होता है यहाँ पर कि लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच्ड होता है, ठीक है। एट दिस लूप लार्जर सब यूनिट अटैच्ड, ठीक है, अटैच लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यहां पर क्या होगा, अटैच करेगा, ठीक है। लूप का फॉर्मेशन क्यों हो गया ये मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर टी साई सी लूप पर कितना बेसेस प्रेजेंट है, 7 बेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं टी साई सी लूप में क्या हुआ कि टी साई सी लूप में राइबोसोम लार्जर सब यूनिट आकर अटैच किया, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग वेरिएबल आर्म पर, ठीक है। तो जब वेरिएबल आर्म पे आते हैं तो वेरिएबल आर्म क्या होता है, वेरी करता रहता है अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेरिएबल आर्म, वेरिएबल आर्म वेरी द स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपना स्ट्रक्चर क्या करेगा, वेरी करता रहेगा, ठीक है। तो वेरी करेगा तो इसके वजह से इसका नाम क्या रख दिया गया, वेरिएबल आर्म रख दिया गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप और रिकॉग्निशन लूप, ठीक है। तो इसके बारे में अब यहाँ पे देखते हैं एंटीकोडॉन लूप और रिकॉग्निशन लूप क्या होता है और यहाँ पर मैसेंजर आरएनए आकर बाइंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं, एंटीकोडॉन लूप और रिकॉग्निशन लूप, ठीक है। तो एंटीकोडॉन लूप और रिकॉग्निशन लूप को यहाँ पर देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, रिकॉग्निशन लूप, ओके, और एंटीकोडॉन लूप, एंटीकोडॉन लूप, ओके। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग बात क्या करेंगे कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, इसको ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। कौन से फॉर्म में, पहले भी मैंने बोला था यहाँ पर कि क्या होता है, एंटीकोडॉन मतलब यहाँ पे कुछ कोडॉन्स ट्रिपलेट प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जिसका कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ पर बनेगा, मैसेंजर आरएनए पे बनेगा, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए उससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री से अटैच करेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इस बात को नोट कर लेते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए रिकॉग्नाइज its place on messenger RNA, ओके। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद सेकंड, यहाँ पर सेकंड इंफॉर्मेशन भी ऐड कर लेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंटीकोडॉन अटैच कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर द एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, द एंटीकोडॉन ऑफ ट्रांसफर आरएनए recognized
इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, तो यहां पर क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिकॉग्निशन लूप और एंटीकोडॉन लूप। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कितना बेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, 7 बेसेस। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं फिर DHU लूप के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका क्या, DHU लूप। ठीक है, तो DHU लूप के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे कि DHU लूप क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। अगर इसको आप चाहें तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पर कितना बेसिस प्रेजेंट होता है, 8 to 12 बेसिस। ठीक है, अब इसके बारे में यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, DHU लूप, DHU लूप पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है भाई DHU लूप पे। ठीक है, तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज, DHU लूप अमीनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, इसको इस फॉर्म से भी जाना जाता है, DHU लूप को अमीनो एसाइल सिंथेटेज लूप भी बोला जाता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, DHU लूप को अमीनो एसाइल सिंथेटेज लूप भी बोला जाता है। ठीक है, एक बात ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फिर DHU लूप के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है कौन सा, ठीक है, एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होगा, तो अमीनो एसाइल सिंथेटेज, अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। ठीक है, और इस एंजाइम का फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन भी इसका मेंशन कर लेंगे कि अमीनो एसाइल सिंथेटेज, जैसा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि अमीनो एसाइल सिंथेटेज मीन्स अमीनो एसिड को क्या करता है, एक्टिव करने का काम करता है। ठीक है, तो दिस एंजाइम हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ specific type of एंजाइम। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि ये एंजाइम क्या कर रहा है, स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम को एक्टिवेशन में रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए में हम लोगों ने देखा एक्सेप्टर आर्म, टी-साइसी लूप, एंटीकोडॉन रिकॉग्निशन लूप। ठीक है, एंड DHU लूप क्यों फॉर्म होता है, तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होता है, जिसके वजह से लूप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर जाता है। क्लियर, ये हो गया आपका ट्रांसफर आरएनए। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मैसेंजर आरएनए के बारे में। ठीक है,
ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए का देखेंगे क्या होता है। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ओके। तो यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को डिस्कवर्ड कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर किया था, तो इसके बारे में देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो डिस्कवर्ड बाय हक्सले, वॉल्किन, ठीक है, एंड एस्ट्राचेन एंड एस्ट्राचेन, ओके। तो ये इन तीनों ने मिलकर के डिस्कवर्ड किया था मैसेंजर आरएनए को, ठीक है। टर्म जो मैसेंजर आरएनए जो नेम दिया गया वो दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू दिया गया, ठीक है। तो उसमें नाम आता है नेम गिवन बाय जैकोब एंड मोनार्ड, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि राइबोसोमल आरएनए सेल में टोटल आरएनए का कितना % होता है, उसी तरह से ट्रांसफर आरएनए कितना % होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बात अगर करते हैं कि मैसेंजर आरएनए कितना % होता है टोटल आरएनए का, ठीक है। तो इट इज़ 1 to 5% ऑफ टोटल आरएनए, ठीक है। ये बात हो गया। इसके बाद पर डिस्कशन करते हैं फिर कि मैसेंजर आरएनए का सिंथेसिस कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है और कहाँ पर होता है, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियस बाय जेनेटिक डीएनए, ठीक है। और ये जो प्रोसेस इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ और सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फिर क्या कि ये जो आपका मैसेंजर आरएनए होता है वो लिस्ट स्टेबल आरएनए होता है, ठीक है। तो इट इज लिस्ट स्टेबल आरएनए, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। और ये कंप्लीट आरएनए हम लोग ने देखा है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा, उसके बाद ट्रांसफर आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।